आउट किया। एक मिनट, हाँ बोलो। तो रिकॉर्डिंग कौन सा ब्रेकआउट से एक मिनट, दूसरी नहीं, मैंने ये कहा था कि आपके लिए आईटीएम, एटीएम, ओटीएम में जाने का जो सिस्टम है ना, कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस मैं चूज करूं, उसके लिए आप अपना एक मेथड बनाओ। ये मेथड आपके रिस्क के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मतलब एटीएम तो जो रेट चल रही है वो एटीएम हो गई, ठीक है। अब एटीएम कब लेनी चाहिए, ओटीएम कब लेनी चाहिए, और आईटीएम कब लेनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप दो तरीके से मतलब वो कर सकते हो फिल्टर। एक तो ये देखो कि डे कौन सा चल रहा है, इसकी रेटें कितनी महंगी, वॉलेटिलिटी के हिसाब से, ठीक है। एक अपने ट्रेड के हिसाब से। कई बार ट्रेड ऐसा होता है जिसमें एसएल एरिया बहुत नियर बाई होता है, नियर बाई मतलब 2-5 पॉइंट के अंदर ही आपका एसएल एरिया है, और आप उसे बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन करते हो, तो आप किधर जाओगे, आईटीएम, क्योंकि आपका टारगेट के साथ में एसएल का एरिया बहुत छोटा है और वो खाने की संभावना नहीं है। यानी कि आपके ट्रेड की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो अच्छी है, तो आप आईटीएम में जाओ, ठीक है। एक तो तरीका हो गया कि आप अपने ट्रेड को मेजर कर रहे हो कि आपका एसएल एरिया अगर ज्यादा आ रहा है तो आप ओटीएम की साइड जाओ, और एसएल एरिया के साथ में अगर टारगेट एरिया भी छोटा है तो आप कोई सी भी मत लो, ठीक है। फिर तो मैं नहीं कहूंगा रिकमेंडेशन। आपका अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो 1/3-4 से ज्यादा नहीं होगा तो आपको ट्रेड लेनी नहीं है। 3 तो होना ही होना चाहिए, 2-3 से तो ऊपर ही होना चाहिए। और अगर आप 2-3 के आसपास वेयर करते हो, जाते हो, तो आप एटीएम से ओटीएम जा सकते हो। अगर इससे भी छोटा आप अप्रोच कर पा रहे हो कि रिस्क मेरी, देखो जैसे कई बार होता है, ये एरिया है, जस्ट मैं ये सोचता हूँ ये एरिया ब्रेक करते ही मैं ट्रेड लूंगा, इसके ऊपर की एक क्लोजिंग मेरे लिए एसएल हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, ये वाले एरिया ब्रेक करने के बाद जस्ट मेरा ये एसएल है, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे को एक अप डाउन फ्लिक मिल जाएगा, तो मैं किधर जाऊंगा, आईटीएम, क्योंकि मेरा एसएल बहुत छोटा है और एक्सपेक्टेशन नीचे के लिए ज्यादा है। और एक जो कई बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान ले मार्केट हैवी हो रखा है नीचे की साइड से साइकोलॉजिकली, और मार्केट उठने वाला है, जैसे साइकोलॉजिकली काफी गिर रहा है, गिरने के बाद एक अप फ्लिक दिया, फिर वापस से गिर रहा है, और यहाँ के आसपास वापस से गिरने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कुछ निशानियां दे रहा है जिसकी वजह से वो एक एक इस जगह पे ठहर रहा है, ठहरने के साथ साथ यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह बना रहा है, ट्रेपिंग बना रहा है, और नीचे की साइड से ऐसे दिखा रहा है। तो जस्ट वहां पे आपको बहुत छोटा एसएल अगर मिल रहा है और ऊपर के लिए पूरा ग्राउंड दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आईटीएम ले सकते हो, ठीक है। आईटीएम ले सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में। आपने एक ही या दो चांस लो, उसके साथ में आपको इजीली बड़े प्रॉफिट स्टार्टिंग के ये पहले ब्रेकआउट पे ही मिल जाएंगे, जहां कुछ लोड आउट आप हल्का कर दो। जैसे मान ले मल्टीपल साइज है तो आप उसमें से अपने 25-50% निकाल दो, उसके बाद में छोड़ दो। और बेस्ट क्या रहता है, बेस्ट ये रहता है कि आप जो छोड़ रहे हो ना वो एक पेयर मानो। पेयर का मतलब कुछ निकाला कुछ छोड़ा, छोड़ दिया, उसको आप एक टारगेट लेके रख दो कि ये हाई नहीं तोड़ेगा, आज का अगर डे का हाई ये रहा है, ये नहीं तोड़ेगा जब तक, उससे पहले मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आप उसको भूल जाओ, आपने ये लिया, अब इसके बाद में नई ट्रेड प्लान करो। ये ट्रेड कहीं अलग ही रहनी चाहिए। 50 आपने अचीव की, 50 आपने छोड़ दी, अब नई ट्रेड प्लान करोगे, वो ट्रेड भी ऐसी ही होनी चाहिए, मिनिमम एसएल्स के साथ में आपको उठानी है, और नीचे के टारगेट्स को देखते हुए। और मिनिमम एसएल्स पे नहीं मिल रही जब तक कोई ट्रेड नहीं। मिनिमम एसएल मिलता है तो आप आईटीएम या एटीएम, रेटें ज्यादा महंगी हैं, 500 रुपए की रेट आ रही है, 600 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, तो आप एटीएम, ठीक है। इससे ज्यादा ऊपर की तरफ आप कभी भी मत जाओ, चाहे आईटीएम हो चाहे कुछ भी हो। डे के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे फ्राइडे के आसपास महंगी मिलती है तो आप एटीएम टू ओटीएम रखो, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे प्रीमियम लूज होने लग जाते हैं, ये प्रीमियम 300-400 के आसपास वेरी करने लग जाता है एटीएम, तब आप थोड़ा सा आईटीएम 400-500 तक जा सकते हो, उस केसेस में जिस केसेस में आपका एसएल बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि आपका एसएल के एवज में टारगेट काफी बड़ा है, तो आप 500-600 तक के प्राइस रेंज में जा सकते हो खरीदने के लिए, एटीएम हो चाहे आईटीएम हो, ठीक है। नॉर्मली आपको अगर ट्रेड करनी है, नॉर्मली ट्रेड जिसमें आप नॉर्मली ट्रेड करते हो, मैं उसके लिए आपको कहूंगा 200 से 300 स्ट्राइक प्राइस के बीच में आप सिलेक्शन करो, एटीएम ओटीएम, ठीक है। नॉर्मल ट्रेड का मतलब ये है।
जिसमें कंफर्मेशन सारी नहीं है, आपकी साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजन में है, यानी कि स्ट्रेंथ मीडियम है, न हाई है न लो है, मीडियम है। अगर स्ट्रेंथ हाई है, प्राइस के लिए एसएल छोटा है, तो आप बेशक 500-600 की स्ट्राइक प्राइस में जाओगे। ठीक है, बोलिए क्या तो कर रहे एक तो पहले मुझे सब, जैसे मुझे एक ट्रेड, जैसे कल मैंने सब नियो स्टॉक्स खोला था, तो उसमें एक उनके पास एक ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक विंडो रहती है, उसमें हाँ। वहां पे ये भी ऑप्शन रहता है कि आप उसमें ये कर सकते हैं। खैर वो तो चल ही नहीं रहा था नियो स्टॉक की, क्या कहते हैं आप उसमें, वो बेस्ट ओटी मतलब बेस्ट प्राइस ढूंढ देता है स्ट्राइक में, बेस्ड ऑन वॉल्यूम देखो ओआई या ये जो आप यूज करते हो, नियो है या कुछ भी है वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें थोड़ी लैगिंग रहती है, कुछ सेकंड की रहो कुछ भी रहो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मेजरमेंट के लिए आप एक पैरामीटर देखो, आपका पैसा नहीं जा रहा है, तो एक थोड़ा सा आपको बेस मिल जाता है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग में वो इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें एमटीएम दिखता है, तो एक साइकोलॉजी थोड़ा बहुत अटैच होती है। लेकिन ट्रेडिंग मैनुअली वैसे नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ से लगता है मैं लेके देख लेता हूँ, मुझे यहाँ से लगता है मुझे लेके देख लेता हूँ। आपका चाहे वर्चुअल अकाउंट हो चाहे रियल अकाउंट हो, ट्रेडिंग भी रियल की तरह होनी चाहिए, जिसमें आपका टारगेट और एसेट्स आपका मतलब जस्टिफाई हो, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी साइकोलॉजी और मैनेजमेंट भी जस्टिफाई हो, तो आप उसी तरीके से। क्योंकि कई बार करते हैं कि कल मुझे लगता है मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, इसके बेसिस पे वो वर्चुअल अकाउंट पे एक ट्रेड लेके छोड़ देते हैं 100 की साइज, 200 की साइज में, सिर्फ इस चक्कर में कि देखते हैं क्या होता है। बट एक्चुअल में वो वर्चुअल में वो जो चीज कर रहा है, वो रियल में उसको करके नींद नहीं आएगी। तो कहने का मतलब, जो चीज आप रियल में नहीं कर सकते, आप वर्चुअल में उसको अप्लाई मत करो प्लेटफॉर्म पे। जस्ट ये देखने के लिए देखते हैं कल कितना ऊपर खुलता है कितना नीचे, और जैसे ही वो ऊपर खुलता है ना, फिर आपके अगले दिन का प्लान बिगाड़ देगा। बिगाड़ने का मतलब, आपका प्रॉफिट दिख रहा है 20,000 रुपए, ठीक है, मॉर्निंग में ही, वो 20,000 रुपए आपका पूरा दिन का जो ट्रेड आप सेटअप चेक करने वाले हो ना, मतलब हम अपने आप को जस्टिफाई करने वाले हैं कि क्या रहेगा, आप वो छोटी ट्रेडें दिखेंगी। फिर आपको मान ले वैसे ही आपने लोट खोली, 20,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया, फिर पूरे दिन के एम टू एम को बिगाड़ दिया इसने, जो कि एक वैलिड ट्रेड नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब, नॉर्मली किसी चीज को ऐसे फालतू की टेस्टिंग के लिए अपना दिन को खराब मत करो टेस्टिंग में, अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं होती नहीं, हैं। सब नहीं तो वो आप मेरा एक भी काम सब करो, मैं अगर कल अवेलेबल बैलेंस है तो 25 की साइज मिनिमम होती है, जिसपे आप अगर छोटे एसएल्स के साथ में उसमें टेस्टिंग कर लो ना, बेटर है। कुछ जाएगा आएगा तो कम से कम सब उसके साथ में आपका अटैचमेंट रहेगा, लेकिन बड़े अकाउंट पे नहीं। सब टेस्टिंग करनी है छोटे अकाउंट, 10,000 का एक अकाउंट खोलो, 25 की साइज लगाओ, उसके आप साथ करो। और मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा कि आप नियर बाई 100 की स्ट्राइक प्राइस अगर टेस्टिंग में हो, तो 100 रुपए के आसपास, 80, 100, 120, ये रेंज में आप टेस्टिंग के टाइम पे आपको प्राइस लेने चाहिए। 80 रुपया, 100 रुपया और 120 रुपया, इसके बीच में आप ये देख लो। हाँ, स्टक चार्ट होता है, एक लेजी चार्ट होता है, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि बिल्कुल स्टक ना हो रखा हो, या देख सकते हो उसमें अलग तरीके हैं। तो मेरे हिसाब से 80 से 120 की रेंज आपके उसके लिए, टेस्टिंग के लिए, लाइव टेस्टिंग के लिए, जैसे आप अपने आप परफॉर्मेंस सुधारने जाते हो, तो ये प्राइस ठीक रहता है। जिसमें आपका कुछ लॉस जाएगा तो क्या, थीटा गेन, थीटा रिड्यूस ज्यादा नहीं होगा इसमें, तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं जाएगा, टाइम मिलेगा आपको। और टाइम के साथ में अगर गेन मिल जाएगा तो गेन भी कम मिलेगा, बट एक्चुअली में उससे टेस्टिंग हो जाएगी कि मैंने यहाँ के आसपास लिया था, ये एरिया मेरा ब्रेकेट का टारगेट था, ये मेरा टारगेट हुआ, चाहे इसमें 4 रुपए का ही प्रॉफिट मिले। तो कहीं ना कहीं एक लाइव अटैचमेंट आ जाता है बजाय नियो के। तो उसमें आपने स्ट्राइक दूर की खरीदी और नीचे मार्केट निकल गया, जस्ट 2 रुपए का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। जैसे आप अपने आप को रॉन्ग प्रूव करते हो कि इस एरिया से मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट जैसे इसको ब्रेक करता है, रॉन्ग प्रूव होते हो, तो 2 रुपए का ऐसा ले लो, क्योंकि दूर की स्ट्राइक है और यहाँ से आपकी टेस्टिंग हो सकती है। हाँ, उस एक केसेस में मैं नहीं कह रहा, जैसे मार्केट यहाँ आया है, यहाँ पे देखना ये साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है, उसके बाद में दोबारा से ये स्पेस क्रिएट कर रहा है और एक ग्रीडी कैंडल दे रहा है। अब यहाँ पे हम लेने में हिम्मत नहीं हो रही है, बट जस्ट इसका डिस्काउंट आ रहा है, तो हम एक ट्राई करते हैं यहाँ के लिए। तो अब मेरे लिए एसएल जस्टिफाइड है, ये नहीं कि इसको तोड़ के तेजी से नीचे चल जाए, एसएल का पता नहीं। तो जितना आपका कंट्रोल बेटर हो चुका है, एग्जिट और एंट्री फास्ट हो चुकी है, आप संभाल सकते हो, कोई इमोशनल नहीं है, तो आप यहाँ पे आईटीएम भी प्ले कर सकते हो।
यानी कि आप 400 से 500 या 600 की रेंज के आसपास का आईटीएम प्ले करके आप तेजी से इसमें ऊपर का मोमेंटम, जैसे मान ले देख ले इस एरिया का एसएल खाना मेरा टारगेट रहेगा। फ्यूचर पे आप देखो जैसे ये ब्रेक किया, आप अपने हाफ लोड आउट बार कर दो, यानी कि आपने ली 50 की साइज, 25 की साइज बाहर होगी, 25 की साइज आपका कोस्ट टू कोस्ट रख के आप उसको मेंटेन करके चलो। तो ये हो गया आपका रिस्क रिवार्ड। अब आपका ये एक पेयर हो गया, क्योंकि मार्केट लगभग यहाँ एक बेस बना रहा था, काफी देर से बना रहा था। अब यहाँ की ट्रेड आपका हो सकता है कि ये बॉटम ऑफ द डे हो, डिस्क्रिप्शन मतलब आप अगर इसको एक्सप्लेन करोगे ये बॉटम ऑफ द डे है। तो आपने क्या किया, एक पेयर तैयार किया, पेयर में से आपने कुछ प्रॉफिट निकाल लिया रनिंग में कि जो एसएल खाने के हिसाब का था, निकलते ही उसके बाद में इस ट्रेड को आप भूल जाओ। फिर जो हाई होगा ना, वो हाई का आसपास का एक, जब तक आप भूल जाओ, जब तक हाई न करते किसी भी साइड में, आप डीएसडीएल बना लो, यहाँ का डीएसडीएल ये है, यहाँ का डीएसडीएल ये, अपना एसएल जस्टिफाई रहेगा कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है। और यहाँ का हाई आप पकड़ लो, उस हाई को तोड़ने के बाद एमटीएफ को देखते हुए आप इसकी ट्रेलिंग का स्टार्ट करोगे, इस पेयर को जो भूल चुके हो। ऐसे ही आपको हमेशा मैक्सिमम जगह पे पेयर बना के चलना है, यानी कि 50 की साइज लेके चलो मिनिमम, और 50 की साइज में जहां बहुत ज्यादा आपको कंफर्मेशन आ रही है और आप ये मार्क कर पा रहे हो कि ये आज का बॉटम ऑफ द डे हो सकता है, ये टॉप ऑफ द डे हो सकता है, आपने वहां 2 ट्रेड ली हैं, मतलब एग्जैक्टली वो ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका एसएल बिल्कुल जस्टिफाई हो, यानी कि 2 4 5 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी है। हो सकता है आप स्टार्टिंग में अभ्यास कर रहे हो तो 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट भी हो सकता है, तो वो आप जस्टिफाइड है तो ठीक है। मैंने 10 पॉइंट का एसएल रखा, मेरा 500 रुपए का नुकसान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा वैलिड है, मैं इस पे लेके नींद भी रात को आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जस्टिफाई कर दिया आपका एसएल, आपने एक रिस्क ली 50 की साइज में, 25 की साइज फर्स्ट ब्रेकआउट के आसपास का जो पहला प्रेशर मिलता, प्रेशर को टूटने नहीं देना, प्रेशर में ही आपको निकाल देना है। उसके बाद में इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करो, और कॉस्ट टू कॉस्ट करके इस पेयर को भूल जाओ जब तक ये हाई न तोड़े। अगला ट्रेड जिस भी विधि पे आएगा, जब भी आएगा तब आप वो ट्रेड निकालो, और उसमें भी जैसे आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अब 50 पकड़ रहा है, यहाँ के आसपास 50 पकड़ रहा है, मार्केट नीचे जा सकता है, मेरी साइकोलॉजिकली है, मैनेजमेंट क्लियर है और मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है, अब मैं यहाँ से ट्रेड उठा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसकी स्ट्रेंथ देखनी है, इन तीनों चीजों के बाद में आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ है, मीडियम स्ट्रेंथ है और लो स्ट्रेंथ है। अगर वो हाई स्ट्रेंथ है विद लो एसएल एरिया के साथ में अच्छे रिस्क रिवार्ड पे है, तो फिर से आप 2 लोट उठाओ और एक लोट को भूल जाओ और आप एक डीएसडीएल पॉइंट बना लो, डीएसडीएल बना दो, या जैसे अपन मिडल बॉक्स बोलते हैं, मिडल बॉक्स यानी कि ये जो लास्ट स्पेस एरिया होता है, इस स्पेस एरिया के आसपास आप उसको ट्रेलिंग स्टार्ट करोगे। तो डीएसडीएल या लास्ट स्पेस एरिया में आ जाए तो आपका अलर्ट होगा, अलर्ट जोन हो जाएगा कि आप अलर्ट हो जाओ, जो पेंडिंग ट्रेडें छोड़ रखी हैं उनको लिख के रखो, बस उन एम टू एम मत देखो कभी भी, एम टू एम नहीं देखना आपको, चाहे वो कितना भी ग्रीन हो, रेड हम होने नहीं देंगे, रेड के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। कभी जो भी पेड़ लिया है आपका एसएल हमेशा प्लान रहेगा, टारगेट की बात कर रहा हूँ, वो भी रिमेनिंग साइज में। तो ऐसा कर तो जिसकी बीमारी ये फोमो वाली बीमारी है वो सोल्व करने के लिए, ठीक है। और आपका स्ट्राइक प्राइस चूज का एक सवाल था, तो उसके सवाल का जवाब यही है, अगर आप बिगिनर स्टेज पे हो तो 80 से 120 रुपए की स्ट्राइक प्राइस ही रखो। अगर थोड़ा इंटरमीडिएट बन गए हो, यानी कि थोड़ा सा आपको बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, एडवांस की साइड आप बढ़ रहे हो, तो आपका प्राइस रेंज हो जाना चाहिए 200 से, और मल्टी कंफर्मेशंस के साथ में एक छोटे एसएल्स पे आपको ट्रिगर उठाना है, ब्रैकेट प्ले पे जिसपे आपका एसएल पे पूरा तरह से कंट्रोल है, तो आप आईटीएम में जा सकते हो 400 से 600 की, ठीक है, वहां जाओगे, लेकिन आपका एसएल एरिया चाहे 10 हो चाहे 15 हो, वो एक्सप्लेन होना चाहिए कि ये है बस लास्ट, मुझे इसमें इतना 500 रुपया या 600 रुपया का नुकसान लगेगा 2 लोट पे, ठीक है। उसमें एक लोट का आपका टारगेट मिनिमम यहाँ पे अगर ट्रेप कर रहा है, अब मार्केट जाएगा तो ये वाला जोन जरूर खाएगा, क्योंकि यहाँ से भी ग्रिड दी है, यहाँ से भी ग्रिड दी है, और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये एरिया इजीली खा जाएगा। और इस बेसिस पे आपका एसएल पहला यही है, ये एसएल है, जस्ट ये एसएल नहीं हिट हुआ, ऊपर का टारगेट हिट हुआ, आपने एक पेयर में से एक भाग निकाल दिया, एक भाग आपका टिल्डा हाई टूटने तक पड़ा रह गया, ठीक है। और उसके बाद में उस पेयर को भूल जाओ, आपका अलर्ट जोन आएगा ऊपर के लिए, तो जो भी अलर्ट जोन आएगा उस जोन में आपको उस पेयर को देखना है, नहीं तो फिर नए पेयर को चालू करो, नई चीज को चालू करो, उससे एमटीएम नहीं देखना कभी भी,
M2M में जो भी चले हम पॉइंट टू पॉइंट काउंट करेंगे। जो मैंने शॉर्ट, आप अभी शॉर्ट वाले ग्रुप में हो ना, तो शॉर्ट वाले ग्रुप में आपका यही काम रहेगा। अभी आपका शायद पहला सेशन भी उसमें नहीं हुआ शॉर्ट में। तो शॉर्ट में क्या होगा, आपको जो मैंने फॉर्म दिया है मिल गया होगा, आपने उसका प्रिंट करवा लो। उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस मेजर रहेगी रेगुलरली, साइकोलॉजी कंट्रोल वगैरह सब चीजें उसी के हिसाब से रहेंगी। ठीक है, तो अभी आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो। जो कह रहे थे आप 18 लाख का अकाउंट, आपको 18 लाख 15 लाख कोई अकाउंट नहीं बनाना। अकाउंट बनाना है मात्र 20,000 या मिनिमम करो 15,000। 15,000 डालो बस, 20,000 भी मत डालो, 15,000। आप जितना भी पैसा पड़ा है ना वो सेफ रखो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ भी नहीं करना। मैं शायद मैं उसे कभी डलवाऊंगा नहीं। हाँ, उसके लिए अगर अब बिग फंड को फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है एज ए इन्वेस्ट, तो मेरे पास दूसरा प्लान है हेजिंग का, जो मैं आगे कभी आपसे डिस्कस करूंगा जब हम इस पे सीरियस होंगे। लेकिन उससे पहले आप एक ट्रेडर बनो। ठीक है, ट्रेडर बनना जरूरी। सब हाँ बोलिए। हेलो, बताइए। सब मेरे को मेन सर देखिए, मैं आपको आज आप कम मत बोलो, आज आपको जितना बोलना है बोलना। सेशन सुबह सुबह सिर्फ आपके लिए रखा था मैंने, क्योंकि फिर सबका क्लास होता है, फिर डिस्टर्बेंस होता है। तो आज आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे को मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि लाइक मैं पोजिशनल करता हूँ, तो मुझे जैसे ना आप एसएल या ये कहते हो, तो मैं मतलब पोजिशनल मुझे चार्ट पे दिख रहा है प्राइस, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया या सेल। मुझे इसमें ये जैसे आप कहते हो 2 पॉइंट का ये ले लो, या कैंडल टू कैंडल आप स्टॉप लॉस ले बढ़ा लो, या मुझे ये समझ ही नहीं आता सर कि एलटीपी पे और इस पर चार्ट को और एलटीपी को या ट्रेडिंग को कैसे रिलेट करूं एग्जीक्यूशन में और चार्ट में, दोनों देखो का ऐसा मतलब वही नहीं समझ है, आता। आपका समझ ये है कि एक तो क्विकली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। जैसे ऐसा करो, जीरोधा का ये चार्ट खोल लिया, इस चार्ट को आप मल्टी विंडो में ले लो, करीबन 2 या 3 विंडो में ले लो। जैसे ये 3 विंडो में ले लिया, एक विंडो में आपका फ्यूचर आ जाएगा, जिसमें कई बार इस एरिया को तोड़ते समय यूज आता है। या नहीं तो फिर आपको ना समझ हो रही है तो आप 2 ही विंडो ले लो। ठीक है, ऐसा कर लो, चाहे इसको इस तरीके से कर लो। ठीक है, ये साइड में आपका इंडेक्स हो जाएगा, ये साइड में जो भी आपका यहाँ प्लान किया हुआ था वो ऑप्शन आ जाएगा। उस ऑप्शन के चार्ट के साथ भी डिस्काउंट देखना होगा। ऑप्शन का चार्ट डिस्काउंट मायने ज्यादा रखेगा इसकी बजाय, क्योंकि आपको रेट वहां प्ले करनी है। तो यहाँ पे आप अपना, जैसे मान लो कि रेट चल रही है 35,600, तो आप यहाँ पे 35,600 का चार्ट खोल लो। और प्राइस रेंज आपकी नजर में होनी चाहिए। जैसे आप 35,600 की कॉल ले रहे हो वीकली, ठीक है, वॉल्यूम हटा देता हूँ, ये अपना है। तो अब इसकी रेंज देख लो, 300-400 के आसपास है। आप बिगिनर हो तो आप 200-250 के आसपास के टाइम पे मतलब इसको देख सकते हो। तो वहां पे ये चार्ट थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। तो अगर ऐसा देख रहे हो, अभी आपने मान लो कि ट्रेड कहाँ लिया, ये एरिया से हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वो सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये चार्ट है, ये चार्ट में ये वाला एरिया, ये ग्रिड एरिया, ये वापस शुरू का, ये वापस शुरू का, ये वाला वही एरिया है जिसमें यहाँ पे अपन ब्रेक करने का देख रहे हैं। यहाँ के आसपास ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट कितना मिल सकता है इस ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से? ये मिल सकता है, ये चाहे पहले मिले बाद में मिले, इसके साथ साथ आप मैच करके ये वाला रेट पकड़ो, ये एसएल इजीली हो जाएगा। आपका एसएल कितना हुआ, एक सेकेंड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, आपकी साइकोलॉजी पहले तैयार हो जानी चाहिए। ये देखो 10 पॉइंट का आपका एसएल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना 8 से 10 पॉइंट का एसएल आपकी रेंज आ रही है, और उस जगह आपको देना है एसएल, लगेगा देना है। ये थर्ड टाइम हो रहा नहीं जाएगा, जाएगा तो 10 पॉइंट लेके जाए, चाहे 50 पॉइंट जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तो ये सही 10 पॉइंट, सर ये पॉइंट क्या मतलब प्राइस है, मतलब पैसे हैं एलटीपी पे 10 पॉइंट होता है, 10 पॉइंट है इसमें। आप साइज जितना बड़ा लोगे उस हिसाब से पैसे कैलकुलेट होंगे। तो जैसे कि हमने ये एरिया में मल्टीपल टचेज के हिसाब से ब्रैकेट तैयार किया, ये हमारा ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट में आपका एसएल एरिया आप बढ़ा रहे हो यहाँ तक, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। अब आपको यहाँ बाइंग करनी है, ये एसएल है, तो ब्रैकेट आपकी साइज कितनी होगी? ब्रैकेट की साइज होगी आपका 9 पॉइंट। ठीक है, 9 पॉइंट की ब्रैकेट की साइज। यहाँ आप ट्रेड पकड़ पाते हो डिस्काउंट के साथ में, तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा 62, जो ये एरिया ब्रेक करने में। तो हमारा रिस्क रिवार्ड क्या हो गया? लगभग 10 रुपए मानो और 60 रुपए मानो, तो 1/6 का रिवार्ड होगा। यहाँ पे हाफ लोड आउट निकाल दिया, और ये एरिया की कॉस्ट जो खरीदी थी वो अपना M2M एसएल रखा, और उसके बाद में भूल जाओ जब तक हाई न टूटे। और कटेगा तो कट जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे पेयर बना के छोड़ना। देखो एक साइकोलॉजिकली एक चीज होती है रिटेलर्स की, जिसको हमें अपना फेवर करना है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ एक बार, तो उसमें अपन क्या करेंगे, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि वो कोई ना कोई ट्रेड उनकी उलझती है, वो छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट।
अपने बैलेंस को बढ़ाने के लिए, और कोई उनकी एक ट्रेड अटक जाती है अगेंस्ट में जो लॉस दे रही है, वो उस लॉस को ले नहीं पा रहे और एक्चुअली में वो लॉस बढ़ रहा है, और कई बार वो लॉस रिकवर होके वापस प्रॉफिट में आता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है 10-5 चांस में, 15 चांस में, कि वो लॉस अटक के उसके पूरे अकाउंट को खराब करता है, यानी कि पूरे पूरे बैलेंस को अफेक्ट करता है, या तो पूरा वाइप आउट कर देगा, या बैलेंस में मैक्सिमम जैसे 10,000 12,000 का अकाउंट है 7-8 हजार का नुकसान दे जाएगा। एक्चुअली में वो ट्रेड हमें अपने को रिवर्स यूज करनी है, और रिवर्स यूज करने का तरीका क्या, हमने भी 20 ट्रिगर लिया आपके, मैं कह रहा हूं कि इसमें मोर देन 60% आप फॉल्स में रहोगे, यानी कि जैसे वो जीतता है आप यहाँ पे उसमें कोस्ट टू कोस्ट निकलोगे, बट एक्चुअली यही चीज होती है जो कोस्ट टू कोस्ट बार बार निकल रहे हो आपको ये इन्फ्लुएंस करेगी, यार नहीं 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 नहीं, मैं उसमें इतना ले सकता था, उस टाइम मेरा प्रॉफिट इतना था। बट आप कम से कम 10 या 20 ट्रेड का टारगेट लेके चलो, 10-20 टारगेट में आपकी 2 या 4 3-4 ट्रेड ऐसी उलझेंगी जो आपको 10 ट्रेडों से 10 गुना ज्यादा दे सकती हैं, यानी कि 500-700 पॉइंट भी इजीली दे सकती हैं। तो वो एरिया में ट्रेलिंग करते करते हम कई बार बहुत अच्छा लेके जाते हैं। तो वो ट्रेड देखो, एक ट्रेड आपको 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट आप निकालते हो, वो ट्रेड आपका 20 नहीं 200 या 600 पॉइंट निकालती, तो आप 10 गुना 20 गुना लेके जा रहे हो, ठीक है। और उसी के साथ में कहीं ना कहीं ऊपर जाके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो मेथड्स चलो अभी चर्चा नहीं करेंगे हम। तो उसमें उस बैलेंस को बहुत तेज गति से भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब वन टाइम का वो ट्रिगर जो आपका चलता है वो आपको अकाउंट को डबल करके देगा। थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे तो उस चीज की भी मैं चर्चा करूंगा आगे। तो ये करके इसमें होगा क्या, आपका लूजिंग पार्ट क्या होगा, एक वीकनेस जो आती है ना स्वॉट एनालाइज में, वो वीकनेस क्या आएगी कि आपके ट्रिगर्स में 6 से 7 ट्रिगर फेल होंगे जो आपको कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट करवाएंगे, और एक्चुअली में ये चीज आपको इसको कैरी करने के लिए मना करेगी, बातें करेगी कि नहीं ये चीज हमें नहीं करनी, हमें फिर भी उसको कंटिन्यू करता रहना है। 20 चांस आप लेके रखो, जिस 20 चांस में पेयर्स को हाफ कट करके हाफ को रखना है, सिर्फ रखना है और जाने देना है, सिर्फ समझ लो कि वो मेरा हिस्सा नहीं है, मैंने कोस्ट टू कोस्ट रखा, मेरा कुछ नहीं लेके जाएगा, ले जाएगा, एक बार ले गया, 2 बार ले गया, 10 बार ले गया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा आएगा चांस 7वीं बार 6ठी बार इसका 60% मतलब लूजिंग ही रहेगा, लूजिंग का मतलब जाएंगी ही जाएंगी, वो कोस्ट टू कोस्ट जाएगी, बट आप उसको अवॉइड करो। अब जो वो चांस आ रहा है ऊपर के लिए, उस चांस का फुल यूज करना, ये मत करना कि यार अब मुझे 50 पॉइंट मिल रहे हैं 60 पॉइंट मिल रहे हैं निकल, आप एक टारगेट रखोगे डे हाई का, डे लो का, और हाई के आसपास के प्रेशर को देखते हुए ट्रेलिंग स्टार्ट करोगे, जिसमें 50 आप क्या चीजें इन्वॉल्व करोगे, फीबो इन्वॉल्व करोगे, क्लाइमेक्स कैंडल इन्वॉल्व करोगे, और जोन शिफ्टिंग इन्वॉल्व करोगे, इन तीन चीजों के हिसाब से ट्रेलिंग करोगे अपने मेथड पे, क्योंकि मार्केट में आप ट्रेडर हो तो क्रिएटिविटी आपका हिस्सा होना चाहिए, और क्रिएटिविटी इसके साथ में आपकी क्या रहेगी ये आपका डिसीजन होगा, क्योंकि ये मतलब हर जगह सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से बदलती है, कि क्या हम फीबो में देखूं या कवर जोन देखूं या फिर मैं मतलब क्लाइमेक्स कैंडल देखूं या जोन शिफ्टिंग देखूं, क्या देखना है, उसके आसपास साइकोलॉजी क्या चल रही वो भी देखनी है। तो उसके साथ साथ मार्केट चेजिंग हो गया तो बहुत बढ़िया मार्केट है, चेजिंग हो गया तो फिर तो आप इसको वही कोस्ट टू कोस्ट रखो और मार्केट में बैठे रहो बस। फिर आपको 3-15 तक वो अपने आप आपको राइड करा के इतना ऊपर लेके जाएगा कि आपका अकाउंट शाम को देखोगे 3 बजे के लगभग तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, आप लगेगा कि पूरा महीने में मैंने नहीं निकाला इतना जितना इस ट्रेड ने निकाल के दिया। ऐसा रहेगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपका था साइज को कैसे हैंडल करना है, वो मैंने आपको पूरा जवाब दे दिया है कि आपको एटीएम ओटीएम और आईटीएम कैसे पकड़ना है। दूसरा है कि आप अपने प्रॉफिट और लॉस को, लॉसेज के पार्ट को कम कैसे करना है, वो मैंने आपको बताया। उसके साथ लॉसेज के पार्ट के साथ हमेशा साइजेस जुड़ी रहती हैं, और प्लस में उसमें आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस, कितने प्रीमियम वाली प्राइस उठा रहे हो, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप हमेशा आप एक स्ट्रेंथ सर मीटर रखोगे, स्ट्रेंथ सर मीटर में स्ट्रेंथ आपका होना चाहिए। हाँ बताइए। सर सर जैसे आप जो लॉसेस को कंटेन करने के लिए इसको बोला ना आपने, इसको एक समराइज करेंगे 2-4 पॉइंट में, मैंने जो आपने लॉसेज को बताया। क्या, मैं समझा नहीं, लॉस को क्या करना है। आपने ये कहा ना कि साइज अपनी जो लॉट्स को और साइज को या लॉसेस को देखो कैसे मेंटेन मैनेज साइज करें। के लिए मैं ये कर रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे पैसा कमा लिया अगली बार आपकी साइज यहाँ से 100 हो जाए, आपने अगर यहाँ 50 ली हम्म है तो साइज को मेंटेन रखना है, साइज को हम्म ऊपर नीचे नहीं करना। होता है कई हम्म। बार, ये एक सबसे बड़ी बीमारी है, सर मतलब प्रॉब्लम हम पता है, प्रॉब्लम लोग मैं बताता हूँ। जनरली दो आप जितना आपका प्रॉफिट एम टू एम बढ़ता रहता है ना, जैसे मान ले अभी 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, अब 4,000 रुपए का प्रॉफिट, हम्म, जैसे ये प्रॉफिट बढ़ता है वैसे ये साइज बढ़ती है, एक ट्रेडर की ये बीमारी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइज बढ़नी नहीं चाहिए, अगर जो एक हम्म, साइज है वो साइज चलनी चाहिए, न घटनी चाहिए न बढ़नी चाहिए, ठीक है।
और कोई हम ये डिसाइड नहीं करते कि मेरा आज मैक्सिमम लॉस ये है, यहाँ मुझे रुकना, मैक्सिमम प्रॉफिट ये है, मुझे यहाँ रुकना, न प्रॉफिट में न लॉस में। लॉस को कंट्रोल करना है, इमोशन नहीं होना। कई बार क्या होता है, शायद मैंने 2 ट्रिगर लिए और तीसरा ट्रिगर चलने वाला होता है, लेकिन मैंने अपने आप को बाउंड कर रखा कि 2 ट्रिगर के बाद में मैं आज ट्रेड ही नहीं करूंगा। एक्चुअल में ये गलत धारणा हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग में हम क्या समझते हैं, ओवर ट्रेडिंग में हम ये समझते हैं कि हमारी ट्रेड बहुत ज्यादा ली गई है तो ये ओवर ट्रेड है। नहीं, ट्रेड पहली भी ओवर ट्रेडिंग हो सकती अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि पहली ट्रेड वो भी आपका विदाउट रूल ली गई है, विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट साइकोलॉजी, विदाउट मैनेजमेंट ली गई है, तो ओवर ट्रेड कहलाएगी। और 50 ट्रेड भी आपने ली विद स्ट्रेटेजी, विद साइकोलॉजी और विद चाहे एसएल खाओ उसमें, तो वो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि ऐसी ट्रेडिंग जो नेग्लिजिबल थी, आपको लेना नहीं था, जिसके पैरामीटर्स सूट नहीं कर रहे थे, वो ओवर ट्रेडिंग है। तो एक भी ऐसी ट्रेड अगर दिन में 10 ट्रेड करी, एक भी ट्रेड ऐसी आई जो मेरे हिसाब से मेरे को नुकसान काफी देके गई और मेरे क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही, तो हम उसको लिखेंगे। अभी देखो जेकब सर ने, मैंने उनको कल ही कहा था, स्वॉट एनालाइज वाले ग्रुप में डाला था, स्वॉट वाला ग्रुप कहाँ गया, ये देखो, ये अपनी सारी चीजें मैंने उनको बताया था कि कैसे लिखना है, तो उन्होंने अपना सारा का सारा बनाया। फिर मैंने उसके बाद में उनको कहा भी कि आप, क्योंकि कल उनका स्वॉट की क्लास थी, तो स्वॉट की क्लास में ये जब डिस्कशन हुआ था, तो 4 ट्रेड उन्होंने 5 ट्रेड करी थी, 5,000 रुपए का नुकसान लिया था, पहला दिन था उनका। तो उस दिन में मैंने उनकी सारी ट्रेडों का एनालाइज करके बताया। फिर उसके बाद में ये उन्होंने पूरा का पूरा अपना रिमार्क किया कि मैं लिखूंगा, और ये डाटा इन्फोग्राफिक होना जरूरी है। हम अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये डाटा होना बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ में उन्होंने देखो व्हाट नाउ लर्निंग फॉर टुडे स्वॉट एनालाइज भी लिखा, ये बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ में यहाँ पे मैंने एक कॉलम और ऐड करवाया था इनको, तो ऐसा करके आपको भी करना है, आप भी स्वॉट में हो, ठीक है, तो ये करना है। और इसी तरीके से हमें अपनी परफॉर्मेंस को ग्रोथ करना है, न कि आज हमने क्या कमाया कल हम या ये कमाएंगे, ये बेंचमार्क होता है। देखो कोई भी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर सोचा कि मैं 60% लेके आऊंगा इस बार या 80% लेके आऊंगा, मुझे वो स्टैंडर्ड बता सकते हो कि 80% पढ़ाई के लिए आपको कैसा क्या करना पड़ेगा? 80% के लिए क्या आप ये कहोगे कि मैं 8 चैप्टर पढ़ूंगा और 80% आ जाऊंगा? कोई पैरामीटर थोड़ी होता है 80% लाना नहीं लाना है। हमेशा हमारी कोशिश 100% की रहती है, आएगा क्या वो अलग है। आप ये बेंचमार्क नहीं बना सकते कि 80% लेके आऊंगा या 60% लेके आऊंगा, 60% के लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, 80 के लिए इतना पढ़ना, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है। या ये चैप्टर मेरे को छोड़ दूंगा तो 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नहीं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से आएगा, ये सब प्रोबेबिलिटी पे निर्भर करता है। तो इसी तरह से ट्रेड हम करते हैं, तो ट्रेड में भी यही चीजें होती हैं। हम क्या करते हैं कि आज का दिन हमने नुकसान किया, तो हम क्या करते हैं कल मैं कंट्रोल करूंगा, बट एक्चुअली मैं क्या कंट्रोल करूंगा वो पैरामीटर्स मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, आज मैंने गलती से ना फोमो में ब्रेकआउट देखते समय एक मेरे को बड़ी सी ग्रीडी कैंडल दिखी, उसके बाद दोबारा से एक ब्रेकआउट आ रहा था, और ब्रेकआउट में मैं सोचा कि मार्केट ने टर्निंग लिया, ऊपर के लिए ट्रेड लेता हूँ, मार्केट वहां से पलट गया। बट एक्चुअली में ये सारी की सारी चीजें इतनी भी नहीं लिखी आपने। अब यहाँ पे आप अगर लिखते हो कि ये मेरा फोमो ट्रेड था और उस जो मैंने सीट दी उस सीट को भरते हो और ये चीजें करते हो, तो फिर आप अपना एनालाइज कर रहे हो, फिर आपका चार्ट आपका मेंटर बन रहा है। नहीं तो आपका चार्ट मेंटर नहीं बन रहा, आपकी साइकोलॉजी आपकी मेंटर बन रही है, और साइकोलॉजी और चार्ट मेंटर अंतर है। साइकोलॉजी हमेशा फाइट करवाती है, चार्ट मेंटर आपको ऊपर उठाता है, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब रॉन्ग साइकोलॉजी, ये वो साइकोलॉजी नहीं है। मेंटर का मतलब चार्ट आपको साइकोलॉजी देगा, ठीक है। और कोई सवाल है? नहीं सर, ये एक्चुअली पूछा था, जैसे इस आपने कहा था क्वेश्चन ना को कि मैं आप काम अपने करता लॉसेज, हूँ, अलग कर लेता हूँ।